स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। पार्लियामेंट के अंदर मानसून सेशन के डिस्कशन के दौरान में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो स्टैंड है वो बताते हुए कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जो भी एक्शंस उनके द्वारा लिए गए वो पहलगाम के अंदर टेरर अटैक जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया गया था उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना उनका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था। किसी भी अदर कंट्री का जो इंटरवेंशन है वो नहीं रहा है हमारे यहाँ पे पीस प्रोसेस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में कि प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा डिस्कशन के दौरान में मेंशन है वो किया गया। हमारे यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पार्लियामेंट्री जो सेशन है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 के अंदर में पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में मेंशन है, बट इनका जो नेमिंग है कि विंटर सेशन है, बजट सेशन है, या आप देखिए कि जो मानसून सेशन कंडक्ट होता है, ये आप देखिए कि जो नेमिंग है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के थ्रू किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बस यही मेंशन किया गया है कि एक जो पार्लियामेंट्री सेशन है और जो अदर पार्लियामेंट्री सेशन है उनके बिटवीन में 6 मंथ का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, कि विद इन द 6 मंथ के अंदर ही आपको सेशंस को कंक्लूड है वो करना होगा। हमारा जो मिनिस्ट्री है पार्लियामेंट्री अफेयर्स का उनके द्वारा प्रेसिडेंट को कहा जाता है। प्रेसिडेंट उसके बाद में पार्लियामेंट्री सेशन को जो सम्मन है वो करते हैं और पार्लियामेंट का जो सेटिंग है वो एग्जिस्टेंस में आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो टूल्स अवेलेबल हैं डिफरेंट हाउसेज के अंदर में, क्वेश्चनिंग आवर है, जीरो आवर है, या आप देखिए कि किसी भी इम्पोर्टेंट इश्यू के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन जो हुआ करता है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट्स के अंदर में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से भी इसी तरीके से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने के वन काइंड ऑफ एक टूल्स हैं जो कि आपको पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और डिस्कशन आवर के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर या कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हुआ हो कंट्री के रिगार्डिंग में तो गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो स्टैंड है वो लिया जाता है, अपना एक स्टैंड बताया जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या वहाँ पे एक्शंस को कैरी आउट किया। अपोजिशन का जो वहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चनिंग करना, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना। हर एक पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एमपी वहाँ पे एग्जिस्ट करता हो, उनको भी आप देखिए कि बोलने का एक मौका है वो दिया जाता है। अब क्या जो टाइम पीरियड अलोकेट हुआ करता है पॉलिटिकल पार्टीज को वो किस बेसिस पे हुआ करता है। टाइम पीरियड जो अलोकेट होता है वो उनका जो वहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो उनका परफॉर्मेंस था इलेक्शन के अंदर में, जिस बेसिस के ऊपर में आप देखिए कि जो टाइम है वो अलोकेट किया जाता है। अब इस डिस्कशन के दौरान में कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री हैं उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो आप देखिए कि हमारा जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा जो यहाँ पे आंसर है वो किया गया है। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जो कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग में उनका वर्क हुआ करता है, उनके द्वारा आंसर किए गए हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं। इसके अलावा हमारे जो पीएम सर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि मिनिस्ट्रीज के बारे में हुआ। ऑपरेशन सिंदूर हमने क्यों यहाँ पे कैरी आउट किया था, तो उसके बिहाइंड का जो हिस्ट्री है वो यही है कि पहलगाम का एक एरिया है। पहलगाम कहाँ है? पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। पहलगाम के वहाँ पे बैसारन नाम का एक मिडो एरिया है जहाँ पे लोग हैं वो विजिट किया करते हैं। मिडोज बेसिकली क्या हुआ करते हैं कि हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर में ग्रासलैंड फॉर्मेशन होता है। ग्रासलैंड फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे लेक का भी प्रेजेंस रहेगा। तो आप देखिए कि जिस तरीके से स्विट्जरलैंड के अंदर में जो वहाँ पे जिस तरीके से जो सीन्स हैं जो क्रिएट होते हैं, जो ग्रीनरी क्रिएट होता है, फॉरेस्ट वहाँ पे प्रेजेंस है, तो उसी तरीके से पहलगाम का जो एरिया है, जब बैसारन का जो वैली एरिया है जिसको कि इंडिया का एक मिनी स्विट्जरलैंड के रूप से भी कंसिडर है वो किया करते हैं। मिडो वहाँ पे बनते हैं, तो मिडो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाई एल्टीट्यूड एरिया के ऊपर में ग्रासलैंड का फॉर्मेशन होना कि जो कि टूरिस्ट पर्सनस को अट्रैक्ट है वो करता है। अब स्टूडेंट्स उस एरिया के अंदर में टूरिस्ट पर्सन गए थे तो उनको टारगेट करते हुए एलिमिनेट किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। टीआरएफ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा टेररिस्ट अटैक के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी लिया गया था। टीआरएफ को आप देखिए कि अभी रिसेंटली यूएस के द्वारा
बैन भी किया गया है और जल्दी उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ पे भी एज ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप से बैन है वो कर दिया जाएगा। ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको डिक्लेयर है वो किया जाएगा। इंडिया का वहाँ पे प्रपोजल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिगार्डिंग में। तो उसी के लेटर फेज में इंडियन अथॉरिटीज हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट करते हैं। अब जिन पर्सन्स ने पहलगाम का टेरर अटैक किया था उन 3 टेररिस्ट पर्सन है उनको भी एलिमिनेट किया गया है। एलिमिनेट कहाँ पे किया गया है? डचिंगम का एरिया है। डचिंगम एक आप देखिए कि श्रीनगर के ही नियर बाई एरिया के अंदर में सिचुएटेड एक प्लेस है, वहाँ पे इन पर्सन्स को एलिमिनेट है वो किया गया। हमारा जो NIA का टीम है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो आप देखिए कि IB का जो टीम है, उनके द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे वर्क को कैरी आउट करते हुए इन टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करते हुए उनका एलिमिनेशन है वो पॉसिबल हो सका है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे आप देखिए कि डचिंगम के बारे में मेंशन है तो आपको एग्जाम के रिगार्डिंग उसके बारे में भी पता होना चाहिए। डचिंगम क्या है? डचिंगम एक नेशनल पार्क है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक नेशनल पार्क है। किसके लिए फेमस है ये नेशनल पार्क? आपने कश्मीरी स्टैग जो रेड डियर का एक स्पीसीज हुआ करता है कश्मीर के अंदर में जो मिला करती हैं, उनका जो ओनली जो प्रेजेंस है वो आपको इसी डचिंगम नेशनल पार्क के अंदर में मिलेगा। तो कश्मीरी जो स्टैग है जो रेड डियर है जिसको कि अंगुल के नाम से भी जानते हैं, जो कहाँ पे मिलता है? डचिंगम नेशनल पार्क के अंदर में। पार्क का जो नेम है वो क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इस पार्क के अंदर में 10 विलेजेज हुआ करते थे। तो जो यहाँ पे जो वर्ड है, जो इनिशियल वर्ड है, जो आप देखिए कि ये 10 को रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे 10 विलेजेज हैं, उनको वहाँ से रिमूव करते हुए इस नेशनल पार्क को सेटअप किया गया। जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में महाराजा हुआ करते थे तो उस समय में ये प्रोटेक्टेड एरिया के रूप से सेटअप था। जबरवान का जो रेंज है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इस पार्क के थ्रू में आप देखिए कि एक लेक भी है, मर्सर नाम का एक लेक है। देखिए कि एक लेक है, मर्सर नाम का एक लेक है। इस लेक को जो पानी है वो रिसीव होता है। डगवान नाम का एक रिवर है जो कि आप देखिए कि झेलम के साथ में मर्जर करता है। तो ये डचिंगम नेशनल पार्क के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। कश्मीरी स्टैग के बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। रेड डियर का एक स्पीसीज है जो कश्मीर के अंदर में मिला करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो ऑपरेशन सिंदूर है उस दौरान में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा जिस तरीके से परफॉर्म किया गया, जिस तरीके से जो पाकिस्तान के द्वारा जो भी अटैक किए गए थे उनको इंटरसेप्ट करते हुए उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो एयर डिफेंस का भी जो कोऑपरेशन है आने वाले समय के अंदर में इंडिया का एयर डिफेंस कोऑपरेशन अदर कंट्रीज़ के साथ में भी हो सकता है, जिस तरीके से उनका जो परफॉर्मेंस है वो रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। वॉरफेयर के रिगार्डिंग में क्या कुछ चेंज हुआ है? वॉरफेयर आप देखिए कि डिफरेंट वॉरफेयर का जो प्रोस्पेक्टस है वो देखने लगा है। ड्रोन एक नया डोमेन है वो इमर्ज हुआ है। ड्रोन के अंदर में मोर इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड है, हमारा मोर टेक्नोलॉजी का जो आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मानसून सेशन के बारे में देखा। तो अब आपको एक क्वेश्चन काफ़ी बार UPSC भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, और स्टेट PCS इन सब में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो हुआ करती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, ये किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको अकाउंटेबल होते हैं कलेक्टिव वे के अंदर में? क्या ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं? क्या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हुआ करते हैं? तो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हुआ करते हैं लोकसभा को। लोकसभा को ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के अंदर में जो प्रॉपर नंबर्स हैं वो गेन करने होते हैं, ये भी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकसभा को है। नेक्स्ट अगर हम बात करें PM सर का डिस्कशन है उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट को डिलीवर किया गया था कि टाइम बाउंड मैनर फ्रेमवर्क के अंदर में, टाइम का जो फ्रेमवर्क है टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो बिल सेंड किए गए हैं उनको अपना असेंट है वो ग्रांट करना होगा गवर्नर को भी, और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट को भी अगर रेफर हुआ है तो एक टाइम फ्रेमवर्क वहाँ पे बता दिया गया। तो प्रेसिडेंट के द्वारा रेफरेंस के अंदर में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप आर्टिकल 142 को यहाँ पे इन्वोक करते हुए इस तरीके से जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को एक टाइम बाउंड मैनर फ्रेमवर्क के अंदर में आप यहाँ पे
स्टॉप कर सकते हो क्या, या उनको टाइम का जो डायरेक्शन है वो आपके द्वारा इश्यू है वो किया जा सकता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किस आर्टिकल के थ्रू हुआ करता है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो हुआ करता है आर्टिकल 143 के थ्रू। क्या ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस के बाद में ही एग्जिस्टेंस में आया है? आप देखिए कि इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसके अंदर में भी कंसल्टेशन या रेफरेंस के बारे में जो मेंशन है वो किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी मैटर है जिसको एडवाइस के पर्सपेक्टिव से रेफर किया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है कि अपना वहाँ पे ओपिनियन है वो दे? आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अयोध्या के रिगार्डिंग में अपना ओपिनियन है वो डिनाई कर दिया था, तो बाइंडिंग प्रोसेस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जो एडवाइस दिया जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग में, क्या ये गवर्नमेंट के ऊपर में बाइंडिंग है? तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। क्या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जो जजमेंट, जो अर्लियर फेज में जो जजमेंट दिया गया है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है या उसके रिव्यू प्रोसेस के रूप से ये वर्क करता है? तो आप देखिए कि रिव्यू के रूप से नहीं वर्क करेगा, बट उस ओपिनियन के रिगार्डिंग में, उस जजमेंट के रिगार्डिंग में अपना जो कम्प्लीटली जो डिस्कशन है वो किया जाता है कि क्या यहाँ पे इस तरीके से हो सकता है, क्या क्या आपके द्वारा डायरेक्शन इश्यू किया जा सकता है क्या प्रेसिडेंट को एंड गवर्नर को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। तो ये बेसिकली आप देखिए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बारे में है। फिर हमारा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव चल रहा है, उसी को आप देखिए कि इनसाइड पेजेस के अंदर में मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मास लेवल के ऊपर में लोगों को एक्सक्लूजन किया जाता है कि उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, वेरिफिकेशन उनका नहीं होता है, और जो अर्लियर फेज के अंदर में हमारे वोटर रहे हैं, तो उस दौरान में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन है वो करेगा। अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका भी प्रोटेस्ट रहा है पार्लियामेंट के अंदर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के रिगार्डिंग में। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा आप देखिए कि हर एक स्टेट के अंदर में डायरेक्शंस को इश्यू कर दिया गया है कि आप वहाँ पे भी वोटर्स का वेरिफिकेशन को कैरी आउट कीजिए। तो लास्ट टाइम 2002 के समय में, 2002-2003 के समय में कैरी आउट है वो हुआ था। अब वोटर्स के रिगार्डिंग में तो आर्टिकल 326 आपको पता होना चाहिए। 326 जो इलेक्टोरल रोल के बारे में मेंशन करता है। हमारे यहाँ पे इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए और मिनिमम एज का क्राइटेरिया आपके द्वारा फुलफिल किया जाए, आपको वोटिंग का राइट है वो मिलता है। जैसे कि आप देखिए कि जो फॉरेन पावर्स हैं, जो डोमिनेटेड पावर्स हैं, जैसे हम बात करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में, हम बात करें फ्रांस के बारे में, और अदर कंट्रीज में आप इंक्लूड कीजिए, वहाँ पे वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो नहीं मिला था अर्लियर फेज के अंदर में। अगर हम फ्रांस का बात करें तो 1946 के समय वहाँ पे वुमेन्स को वोटिंग राइट मिलता है। यूएस के अंदर भी आप देखिए कि 1775 के समय में 13 कॉलोनी हैं जो एक यूनिट के रूप से सेटअप करती हैं, 13 कॉलोनी है वो सेटअप करती हैं 1775 के समय में। बट वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है वो काफ़ी लेट मिला। फर्स्ट टाइम कौन सा कंट्री है जिसने वुमेन्स को वोटिंग राइट ग्रांट किया था? तो न्यूजीलैंड नाम का जो कंट्री है वो 1893 के समय में वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो ग्रांट किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ओनियन के जो फार्मर्स हैं उनका डिमांड है कि ओनियन के रिगार्डिंग में जो एमएसपी है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाए। एमएसपी जो यहाँ पे जो इसका सेलिंग प्राइस है वो डिक्लाइन हुआ है, जो होलसेल के अंदर में सेलिंग किया जाता है। तो फार्मर्स का डिमांड ये है कि ओनियन के रिगार्डिंग में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिया जाए। सबसे पहले तो आप देखिए कि किसी भी क्रॉप के बारे में जब मेंशन हुआ करता है तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए। यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है? यूपीएससी फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि क्रॉप कैसा है, रबी का क्रॉप है, कौन से सेशन में उगता है, या खरीफ का क्रॉप है। तो ओनियन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ओनियन तो आप देखिए कि मैक्सिमम सीजन्स के अंदर में इसको ग्रो किया जाता है। इसको समर के सीजन के समय भी ग्रो किया जाता है। अब ये जो मानसून का जो समय है इस दौरान में भी आप देखिए कि आपके स्टेट के अंदर में भी कोई ना कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे ओनियन को ग्रो किया जाता होगा। अगर हम बात करें मानसून के बाद में जो लेट अर्ली जो आप देखिए कि विंटर का जो समय है उस समय भी इसको उगाया जाता है, अर्ली इसको उगाया जाता है। फिर उसके बाद में लेट विंटर के समय भी इसको उगाया जाता है। और राजस्थान हरियाणा के अंदर तो जो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी आप देखिए कि समर के समय में स्पेशली लेट विंटर के समय इसको ग्रो किया करते हैं अपने कंजप्शन के रिगार्डिंग में। पंजाब के अंदर में भी ये प्रैक्टिस है रॉ ओनियन को कंज्यूम करना, स्पेशली हाई जो हीट है उसको बीट करने के रिगार्डिंग में, या लू का जो कंडीशन डेवलप होता है उसके पर्सपेक्टिव से।
एमएसपी के बारे में है, हमारा कौन सा जो कमेटी है जो एमएसपी को डिसाइड करता है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा क्या एमएसपी के रिगार्डिंग में जो डिसीजन लिया जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा क्या लिया जाता है। आप देखिए कि फाइनल डिसीजन तो इसी कैबिनेट कमेटी के द्वारा होता है जिसको पीएम सर हेड किया करते हैं। इसके अलावा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस भी है जो यहाँ पे एक रोल प्ले करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के डिसीजन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट शुगर केयरिंग की रिगार्डिंग में जो एमएसपी है वो डिफरेंट है, वहाँ पे एक प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली वहाँ पे डिफरेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि एप्पल के जो ग्रोवर्स हैं, एप्पल के जो फार्मर हैं, उनके एविक्शन के रिगार्डिंग में उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। हमारे कंट्री क्या वर्ल्ड का टॉप एप्पल प्रोड्यूसर कंट्री है, तो आप देखिए कि आपको फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर में एप्पल का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में हुआ करता है। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश वहाँ पे होता है, कुछ पार्ट ऑफ उत्तराखंड है और कुछ अलग अलग स्टेट के थोड़े थोड़े पार्ट हैं जहाँ पे एप्पल का जो ग्रोइंग कंडीशंस हैं वो डेवलप होती हैं, विंटर का उनको रिक्वायरमेंट हुआ करता है। ये जो मानसून का जो समय है या लेट मानसून का जो पीरियड आता है स्पेशली अगस्त से लेकर, और आप देखिए कि अक्टूबर नवंबर का जो समय है ये एप्पल का जो हार्वेस्टिंग का एक समय है वो हुआ करता है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक जगह है सोपोर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक जगह है सोपोर जिसको कि इंडिया का एप्पल टाउन के रूप से भी हम कंसिडर किया करते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे एप्पल के जो गार्डन्स हैं वो हुआ करते हैं। अभी रिसेंटली एप्पल के जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा एक वजह से और प्रोटेस्ट किया गया था। अगर इंडिया और यूएस हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैरी आउट करते हैं तो यूएस के जो एप्पल्स हैं वो इंडिया के अंदर में ना अलाउ किए जाएं, यूँ हमारे ओवरऑल फार्मर्स को आप देखिए कि उनका जो प्राइस है उसको इम्पेक्ट करेंगे। बट स्टूडेंट्स एक आपको पता होना चाहिए कि आज भी अगर हम एप्पल के रिगार्डिंग में रीड करें तो एप्पल का जो कंजप्शन है वो एक लिटिल बिट जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हुआ करता है वही इसको कंज्यूम करते हैं। पुअर पर्सनस का तो अभी भी इसका जो कंजप्शन है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं जो हम जो पढ़ाई के लिए आप देखिए कि अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एस्पिरेंट्स के समय में जो प्रिपरेशन समय में भी एस्पिरेंट्स इसको जो कंज्यूम है वो नहीं कर पाते हैं प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से। अगर वहाँ पे एप्पल को अलाउ किया जाता है तो आप देखिए कि ओवरऑल जो प्राइस है वो डिक्लाइन होगा, एक पुअर पर्सन है वो भी इसको कंज्यूम है वो कर पाएगा। हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग में एक लाइन है वो यूज करते हैं कि कीप एप्पल वन डे एंड डॉक्टर्स अवे, इस तरीके से एक लाइन होती है कि आप अगर एक एप्पल कंज्यूम करते हो तो डॉक्टर आपको जो डॉक्टर के पास में आपको विजिट है वो नहीं करना होगा ड्यू टू उसका जो इम्पोर्टेंस है हेल्थ के रिगार्डिंग में, न्यूट्रिएंट जो इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस वजह से एप्पल न्यूज़ में था, टॉप जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सा है, चाइना इसका टॉप एप्पल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। मेनली जो एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कहाँ से हुआ, सेंट्रल एशिया से हुआ है, अलग अलग पार्ट के लिए सेंट्रल एशिया से अलग पार्ट के लिए गया है। इंडिया के अंदर में भी आप देखिए कि नेटिव नहीं है, वहाँ से ही इंडिया के लिए आया है, सेंट्रल एशिया से ही। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आईआईपी इंडेक्स के बारे में है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एवरी मंथ के बेसिस के ऊपर अपना रिपोर्ट ये निकालता है। आप इसको किसी भी कंट्री का जो गुड्स का जो ग्रोथ है, किसी भी कंट्री के अंदर में गुड्स का जो ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग में इसको एज ए इम्पोर्टेंट पैरामीटर के रूप से आप कंसिडर कर सकते हो। अभी रिसेंटली जो आईआईपी इंडेक्स का जो मंथली रिपोर्ट आया उसके अंदर में बताया गया है कि हमारा जो लास्ट 10 मंथ है, लास्ट 10 मंथ का समय के अंदर में वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व किया गया, वन काइंड ऑफ लोवेस्ट ग्रोथ है वो यहाँ पे हुआ है। अब लोवेस्ट ग्रोथ के अंदर में आपको ये पता होना चाहिए कि इस आईआईपी इंडेक्स का जो 1/4 जो वेटेज है, 25% जो वेटेज है वो हमारा अराउंड 25%, कम्प्लीटली 25 नहीं है, 22-23 के आसपास है, जो हमारा दो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हैं वो कवर किया करती हैं। एक तो माइनिंग है और एक आप देखिए कि पावर का प्रोडक्शन है। एक कौन सा इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि पावर का प्रोडक्शन है, पावर का प्रोडक्शन, और सेकंड यहाँ पे माइनिंग है। इन दोनों का जो कंबाइनिंग फेज के अंदर में 22% होता है, अराउंड द 1/4% है टोटल वेटेज इसका, टोटल आईआईपी इंडेक्स का यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अभी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ है, उसके बिहाइंड में रीजन ये बताया गया है कि हमारे ये जो दो सेक्टर हैं पावर प्रोडक्शन एंड माइनिंग, इनके अंदर में रिडक्शन है वो यहाँ पे हुआ। अब रिडक्शन क्यों हुआ, रिडक्शन इस वजह से हुआ कि अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून हुआ, अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून हुआ।
और मानसून का कंडीशन अर्ली डेवलप हुआ तो आप देखिए कि कोल का जो एक्सट्रैक्शन है, कोल के ऊपर ही हमारा पावर का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। 70% से लेकर 80% के आसपास हम कोल के ऊपर में डिपेंड हैं पावर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून की वजह से यहाँ पे माइनिंग एरिया के अंदर में वाटर लॉगिंग का सिचुएशन क्रिएट हुआ। माइनिंग एरिया के अंदर में वाटर लॉगिंग हुआ। वाटर लॉगिंग होने की वजह से जो ओवरऑल कोल का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाया, पावर का जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे नहीं हो पाया। कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे माइनिंग में मेजरली डिपेंड किया करता है? मेजरली आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर में, और वहाँ पे भी अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून का इम्पैक्ट हुआ है। उड़ीसा के अलावा झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। रिजल्टेंट डैमेज आप देखिए कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में है, सप्लाई चेन के अंदर में है, ये इसका ओवरऑल यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्लाइमेट रिलेटेड जो रिस्क है, क्लाइमेट रिलेटेड जो डैमेज है, उसको अब हमारे यहाँ पे इंक्लूड करने का ज़रूरत है। चाहे वो आरबीआई का आप देखिए कि यहाँ पे आरबीआई का जो रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, चाहे हमारे यहाँ पे आईआईपी इंडेक्स है, उसके अंदर में भी क्लाइमेट रिलेटेड जो ये रिस्क हैं, क्लाइमेट रिलेटेड जो ये चेंजेस हैं, इनको इंक्लूड करने का ज़रूरत है। क्योंकि स्टूडेंट जो क्लाइमेट चेंज है वो एक रियल है, क्लाइमेट जो चेंज है वो रियल है। क्लाइमेट चेंज को अगर हमें टैकल करना है तो प्रॉपर हर एक कंट्री का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, हर एक कंट्री का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्लाइमेट से चेंज का जो रिस्क है उसको भी इंक्लूड करते हुए कहा गया है कि इन रिपोर्ट्स के अंदर में उसको इंक्लूड किया जाए, जिसकी वजह से आप देखिए कि ओवरऑल कैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होता है। राजस्थान का जो एक एरिया है झालावाड़ है राजस्थान का साउथ ईस्ट रीजन है। राजस्थान का अगर आप मैप देखोगे, सपोज कीजिए राजस्थान का मैप है, तो ये जो रीजन है जो कि मध्य प्रदेश के कंप्लीटली नियर बाई एरिया के अंदर में है, ये जो एरिया है वो झालावाड़ है, जहाँ पे राजस्थान में काफ़ी अच्छा रेनफॉल है वो रिसीव हुआ करता है। आप देखिए कि जो सोयाबीन का जो पल्सेज हैं उसके अंदर में काफ़ी सारा रेन का रिक्वायरमेंट हुआ करता है, उसी एरिया के अंदर में प्रोड्यूस होती है राजस्थान में। वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कि अभी मानसून के दौरान में बारिश काफ़ी अच्छा होता है। मानसून के दौरान में जो चिल्ड्रंस जो स्कूल के लिए गए थे, स्कूल का बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, चिल्ड्रंस का वहाँ पे डेथ हुआ है। और आप देखिए कि ओवरऑल यहाँ पे जो सभी जो चिल्ड्रंस ट्राइबल कम्युनिटीज़, ट्राइबल जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उससे वो बिलोंग किया करते हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ पे रेज होते हैं कि ऐसा इंसिडेंट हुआ राजस्थान में। नेक्स्ट डे आप देखिए कि नागौर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया राजस्थान में। नागौर वैसे आपको पता होगा कि जो पंडित नेहरू हैं, फर्स्ट टाइम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है 1959 के समय वही नागौर से स्टार्ट करते हैं। और जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट तो किया गया था, बट काफ़ी सारे स्टेट्स आप देखिए कि उसको फॉलो नहीं करते थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इसको जो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73rd एंड 74th के थ्रू। तो जब यहाँ पे रेगुलरली इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होना स्टार्ट हुए हैं 1973 के समय में। तो नागौर के अंदर में भी नेक्स्ट डे स्कूल का जो वैकेशन था, छुट्टी था, तो उस दौरान में बिल्डिंग कोलैप्स हुआ। तो इस वजह से कंटिन्यूस पब्लिक का एंगर है। अगर हम बात करें प्रीवियस 2 बजट के रिगार्डिंग में, तो राजस्थान के अंदर ही 650 करोड़ हैं वो अलोकेट हुए हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में। काफ़ी सारी हमारी गवर्नमेंट का स्कीम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, बट आप देखिए कि काफ़ी सारी स्कीम है, बजटरी एलोकेशन है, उसके बाद में भी ना बजट का पैसा खर्च हो पाता है, ना स्कीम्स का प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन का कमी होना। फंड के अंदर में भी आप देखिए कि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बिल्डिंग को प्रॉपर वे के अंदर में ना डेवलप किया जाना, ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट रीजन्स हैं वो मिलेंगे। आप भी जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पे अपने लोकल स्कूल के अंदर का कंडीशंस आप जानते होंगे कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हुआ करता है। तो यहाँ पे जो क्या लेसन है वो सीखे जा सकते हैं इस इंसिडेंट से, यहाँ पे कैसे ये एज ए वेकअप कॉल के रूप से वर्क कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम राजस्थान के अंदर में नंबर ऑफ स्कूल्स के बारे में देखते हैं। हमारा एक यूनिफाइड स्कूल का जो डाटा आया करता है जनवरी के समय में भी रिलीज हुआ था, हमने न्यूज़पेपर में उसको रीड किया था। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में 70,000 के आसपास स्कूल हैं। 70,000 के आसपास क्या हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स का यहाँ पे नहीं डिस्कशन है, पब्लिक स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में है। कितने बच्चे हैं वो पढ़ते हैं? 84 लाख के आसपास बच्चे हैं। अब ये जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से हैं? ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं। पुअर मीन्स कि वहाँ पे इनकम कम है,
गवर्नमेंट का जो स्कूल्स है उसके अंदर में अपने चिल्ड्रंस को भेजा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जिनका इनकम लेवल यहाँ पे एक डिसाइड होता है, एक फैक्टर इनकम लेवल के अलावा स्टूडेंट सेकंड जो फैक्टर है वो यहाँ पे आप कैसे एरिया से हो। अगर आप रूरल एरिया से हो तो आपका हो सकता है मोर इंगेजमेंट। रूरल के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी यहाँ पे जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, पुअर पर्सनस हैं जिनके चिल्ड्रंस इन स्कूल्स में जाया करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का भी पुअर कंडीशन के अंदर में है। तो कैसे ये वेकअप कॉल है? वेकअप कॉल इस वजह से है कि हमारा जो NEP है, नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो क्या बताता है कि हमें जो प्रेजेंट समय में GDP का जो 4.6% स्पेंडिंग है, GDP का जो 4.6% का जो स्पेंडिंग है एजुकेशन के अंदर में, इसको हमें 6% करना है, इसको हमें 6% करना है। हेल्थ का भी आप देखिए कि ऐसे ही है, हेल्थ के अंदर भी 2.5% GDP का हमें स्पेंड करना है। तो कुछ बेसिक डाटाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप अपने आंसर के अंदर में इनको मार्क कर सकते हो कि एजुकेशन के अंदर में हमें 6% GDP का जो कंट्रीब्यूट है वो करना है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है, बेसिक न्यूमरेसी एंड लिटरेसी का जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, उसको भी यहाँ पे बताना है। तो स्टूडेंट्स ये स्कूल एजुकेशन के बारे में था। ऐसे वेकअप कॉल है हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के चिल्ड्रंस को बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है वो किसके रिगार्डिंग में है? पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से है। उस रिपोर्ट के अंदर में बताया गया कि इंडिया के अंदर में 171 मिलियन के आसपास लोग हैं जिनको कि आउट ऑफ द पॉवर्टी है वो सेटअप किया गया है, आउट ऑफ पॉवर्टी उनको किया गया यहाँ पे। तो आप देखिए कि गरीबी रेखा से हमने इतने लोगों को बाहर किया है 171 मिलियन के आसपास। अब इसके अंदर में बेसिक क्राइटेरिया क्या यूज किया गया कि कोई भी पर्सन है जो डॉलर 2.15 के आसपास जो डॉलर है एक दिन के अंदर नहीं कमाता है तो पुअर कंडीशन के अंदर में है, वो पॉवर्टी लाइन के अंदर में यहाँ पे फॉल करता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, एक्सट्रीम पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 2011-12 के समय में हमारे कंट्री में 2011-12 के डाटाज बताते हैं कि 6.3% के आसपास जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की कंडीशन में होते थे। अब ये प्रेजेंट समय में 22-23 के समय जो नंबर्स हैं वो 2.3% है कि हमारे यहाँ पे 2.3% जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पुअर कंडीशन के अंदर में हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉवर्टी के अंदर रिडक्शन हुआ है तो लोगों का कंजप्शन लेवल भी इंक्रीज हुआ होगा। कंजप्शन का अगर हमें यहाँ पे डाटाज को एग्जामिन करना है तो उसके रिगार्डिंग में हमारा यहाँ पे एक सर्वे होता है। सर्वे का नाम क्या है? हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जिसको रूरल एंड अर्बन के सेक्टर के अंदर में हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाउस होल्ड के अंदर में जो एक्सपेंडिचर है वो बताया गया है कि रूरल एरिया के अंदर में एक पर्सन है जो हाउस होल्ड के अंदर में कितना एक्सपेंडिचर करता है। तो मेनली आप देखिए कि 4000 कुछ 100 यहाँ पे हैं, तो आप देखिए कि 4000 आप इसको याद रख सकते हो, अराउंड 4000 के आसपास। और आप देखिए कि स्टूडेंट्स इसके अंदर में अगर हम अर्बन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें हाउस होल्ड के अंदर में एक्सपेंडिचर कितना है तो 6.9 आप देखिए कि 1000 है वो यहाँ पे बताए गए हैं। अब इसके अंदर में स्टूडेंट्स कंजप्शन के बेसिस के ऊपर में कितना है, रूरल एरिया के अंदर में जो लोग हैं वो 43% है वो कंजप्शन के रिगार्डिंग में अपना जो खाने पीने के लिए अपना जो खर्च है वो करते हैं। अर्बन एरिया के अंदर में ये खाने पीने के ऊपर जो खर्च है वो 39% है। डेट मीन्स कि यहाँ पे जो लोग हैं हाफ जो पैसा है वो अदर देन नॉन फूड आइटम्स हैं उनके ऊपर में खर्च किया करते हैं। अब नॉन फूड आइटम्स के अंदर में हम किसको यहाँ पे इंक्लूड है वो करेंगे। ट्रांसपोर्ट एक यहाँ पे एक मीडियम है जिसके अंदर में काफ़ी सारा जो पैसा है वो लोग खर्च करते हैं अपने जॉब के लिए जाने के लिए, जॉब से वापस आने के लिए, या आप देखिए कि एजुकेशन के पर्पज़ से जो चिल्ड्रंस हैं उनके कन्वीनियंस के लिए जो यहाँ पे व्हीकल्स को यूज किया करते हैं। तो एक बेसिक यहाँ पे एक सिटीजन के बारे में बताया गया कि कौन सा जो मोड ऑफ कन्वेंस है जो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है जिसको यूज किया करते हैं, तो बस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि बस उनके द्वारा यूज है वो की जाती है। तो गवर्नमेंट के लिए क्या वेकअप कॉल है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ पे लोग अपना हाउस होल्ड का जो कंजप्शन के लिए जो पैसा खर्च करते हैं जिसमें इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूट है वो किया करते हैं।
तो गवर्नमेंट के लिए वेकअप कॉल है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट को हमें बूस्ट करने का ज़रूरत है। जैसे कि आप देखिए कि दिल्ली के अंदर में काफ़ी सारे जो लोग हैं दिल्ली मेट्रो को यूज करते हैं। दिल्ली मेट्रो जो रेल सर्विस है उसको आप देखिए कि डीएमआरसी को यूज किया जाता है। डीएमआरसी का जो सर्विस है उनके द्वारा क्यों यूज किया जाता है, एक तो एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, एक आप देखिए अफोर्डेबिलिटी काफ़ी सही है। एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वो काफ़ी सही होने की वजह से तो किसी भी ट्रांसपोर्ट को अगर आपको बूस्ट करना है, लोग उसको यूज करें, तो उसका एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी है वो आपको इंक्रीज है वो करना होता है, उसको बेटर करना होता है। तो गवर्नमेंट के लिए भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने का ज़रूरत है, स्पेशली कहाँ पे, रूरल एरिया के अंदर में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जो वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं, वहाँ पे बसेज हैं जो प्रॉपर वे के अंदर में रन है वो नहीं किया करती हैं। फिर आप देखिए कि एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी हमने देखा। तो नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट को जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनको यहाँ पे एक और रोल प्ले करने का ज़रूरत है कि जो प्रेजेंट समय में आप देखिए कि जिन इंजन सिस्टम्स के ऊपर में हमारी जो बसेज काम किया करती हैं, उस इंजन सिस्टम से हमको इलेक्ट्रिकल बसेज के रूप से यहाँ पे चेंज करना चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी यहाँ पे बेनिफिट है वो रिसीव हो सके। नंबर ऑफ बस का जो सप्लाई है वो हमें इंक्रीज करने का ज़रूरत है। नंबर ऑफ बस का जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। एवरेज आप देखिए कि 1 लाख का पॉपुलेशन के ऊपर में एवरेज 17 बसेज हैं। एवरेज कितना है, 1 लाख पर्सन है उनके ऊपर में 17 बसेज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। ये नंबर्स कितना होना चाहिए, 60 बसेज होना चाहिए। ये 60 बस है 1 लाख पर्सन के ऊपर में होनी चाहिए। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का जो डाटा है वो बताता है। कुछ स्टेट्स के अंदर में अच्छा यहाँ पे नंबर्स हैं, जैसे तमिलनाडु के अंदर में काफ़ी अच्छे नंबर्स बताए गए हैं, और कुछ स्टेट्स के अंदर में तो आप देखिए कि जो एवरेज नंबर है उससे भी काफ़ी कम का परफॉर्मेंस है। कहीं पे तो 10 के आसपास जो बसेज हैं वही अवेलेबल करती हैं, कि प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं उनका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो फेयर भी जो जो वहाँ पे जो किराया है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नॉन हाउस होल्ड के कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर में नॉन नॉन कंजप्शन का आप देखिए कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, और उसके अंदर में हमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट करने का ज़रूरत है। अफोर्डेबिलिटी और उसका जो एक्सेसिबिलिटी है उसको इंक्रीज किया जाए। रिसेंटली आप देखिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। कहाँ पे सिचुएटेड है, ओनली 6 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में ओनली 1 ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि आप देखिए कि हेग के वहाँ पे है, हेग के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। दो टाइप के ओपिनियन इनके द्वारा दिए जाते हैं। एक ओपिनियन हुआ करता है स्टूडेंट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है जो अप्लाई है वो नहीं होता है, सॉरी बाइंडिंग है वो नहीं होता है स्टेट जो कंट्री का जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर में। अभी इनके द्वारा क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से एक ओपिनियन दिया गया है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में। उनके द्वारा बताया गया कि क्लाइमेट चेंज के अंदर में अगर हमें अचीव करना है टारगेट्स को, तो जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो यहाँ पे एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना होगा। ओवरऑल कंट्रीज इसको रिड्यूस करें। कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो ऑलरेडी जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुके हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया है, उनका एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पे जो कैपेसिटीज़ हैं उसके बारे में भी इंक्लूड करते हुए इनके द्वारा कहा गया कि कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू जो वहाँ पे जो उन कंट्रीज़ का जो कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग में टारगेट्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड हों। UNFCCC है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ आप देखिए कि विड्रॉल भी किए हैं, जो स्पेशली पेरिस एग्रीमेंट से। USA उसका एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से जो विड्रॉवल है वो किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक रोल बताया गया है कि उनको यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट करना होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो यहाँ पे डेवलपमेंट के फेज के अंदर में हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस कम्प्लीटली जो ओपिनियन है, जो डिसीजन है, उसको वेलकम है वो किया है कि ये एक वेलकम स्टेप है। ग्लोबल साउथ को मोर फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है। जिन कंट्रीज़ ने पोल्यूट किया है इन्वायरमेंट को, उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रोल है वो प्ले करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स निसार के पर्सपेक्टिव से है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार, उसको आज लॉन्च किया जाएगा। उस सैटेलाइट को आज लॉन्च किया जाएगा।
नासा का और इसरो का आप देखिए कि कोऑपरेशन को ये शो करता है कि नासा और इसरो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्पेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो हमारा है आप देखिए कि इसरो, जिनका कि समय के साथ में कैसे जो भी मिशंस को लॉन्च किया जाता है उसका रिलायबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज हुआ है। काफ़ी सारे कंट्री अपना सैटेलाइट लॉन्च है वो करवाते हैं इसरो के साथ में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से स्पेस एक नया डोमेन इमर्ज हुआ है। कभी भी कंट्रीज को आप देखिए कि कोऑपरेशन करना है तो स्पेस एक नया डोमेन है जिसमें हमारे इसरो का जो सक्सेस है वो इसमें रोल प्ले करती है। निसार के बारे में बात करें तो आप देखिए कि अर्थ ऑब्जर्विंग ये सैटेलाइट्स रहेंगे, अर्थ का ऑब्जर्वेशन इनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा इन सैटेलाइट्स के द्वारा। आज इनका लॉन्च है तो लॉन्चिंग आप समय मिले तो देखना, आपको जब समय मिले तो इसका लॉन्चिंग प्रोसेस को देखना। डीजीसीए जो कि एविएशन सेक्टर के बारे में है, उन्होंने काफ़ी सारे जो रेड फ्लैग्स हैं वो बताए हैं ऑडिट के अंदर में कि काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें ऑपरेशनल जो लैप्सेज हैं वो देखने के लिए मिले हैं, स्पेशली एयर इंडिया के रिगार्डिंग में। कल आप देखिए कि 29 जुलाई का जो डे है, 29 जुलाई का जो डे है जिसको कि हम ग्लोबल टाइगर डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप से सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट? टाइगर डे के रूप से उसको हम ऑब्जर्व किया करते हैं। तो उसी के अंदर में आसाम का जो आसाम गवर्नमेंट उनके द्वारा कहा गया कि जो टाइगर का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके रिगार्डिंग में काजीरंगा थर्ड लार्जेस्ट, आप देखिए कि थर्ड नंबर के ऊपर में पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बांदीपुर जो कि कर्नाटका के अंदर में है, जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड के अंदर में है, उसके बाद में काजीरंगा वो यहाँ पे टाइगर रिजर्व वो एरिया है जहाँ पे टाइगर का जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्लोबल टाइगर डे है। आप देखिए कि टाइगर का जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर में रहा करती है। इंडिया के अंदर में टाइगर्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं हमारी गवर्नमेंट के इफ़र्ट्स के थ्रू में। हमने जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 के समय लॉन्च किया था, तो उसके 50 ईयर्स भी कंप्लीट हुए थे 2023 के समय में। प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया। टाइगर के रिगार्डिंग में जो फोर्स है उसका डेवलपमेंट किया जिससे इसका पोचिंग रोका जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके। और स्टूडेंट्स IUCN भी आप देखिए कि इसको IUCN जो है टाइगर को जो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में स्टेटस है, जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है। हमारी गवर्नमेंट का और यहाँ पे क्या इनिशिएटिव रहे हैं टाइगर के पर्सपेक्टिव से। 2010 के अंदर में हमने टारगेट लिया था कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको हमें 2 टाइम्स करना है, उसको डबल करना है। तो जो टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनका ये बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे जो नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। पॉपुलेशन किस स्टेट में ज़्यादा है? वो भी मध्य प्रदेश के अंदर में ही है हाईएस्ट जो टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है। टाइगर रिजर्व के बारे में आपको एक जानकारी ये होना चाहिए कि हमारा अरावली का जो हिल्स है, राजस्थान से और गुजरात से जो अरावली हिल्स निकलती हैं उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में टाइगर रिजर्व है वो नहीं है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में भी एक हाईटी है। आप देखिए कि जो उत्तराखंड तक ही आपको टाइगर रिजर्व से उनका प्रेजेंस मिलेगा। आपको जो स्नो का जो एरिया है वहाँ पे जो टाइगर्स हैं उनका प्रेजेंस नहीं होता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कैंपस को सेटअप कर सके इंडिया के अंदर में, उस 4 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये डिस्कशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, मेघनाथ जो देसाई साहब हैं जो कि इंडिया यूके रिलेशन में एक रोल प्ले किया करते थे, इकोनॉमिस्ट जो पर्सन थे उनका डेथ हुआ है। तो एक इकोनॉमिस्ट पर्सन है गुजरात से, इनका नेटिव जो रिलेशन है वो गुजरात से रिलेटेड है। चाइना के अंदर में काफ़ी सारा बारिश हुआ है। कुछ दिन पहले हमने चाइना और नेपाल के बॉर्डर एरिया के बारे में भी डिस्कस किया था कि उनके द्वारा जो ब्रिज बनाया गया था उस ब्रिज का कैसे कोलैप्स हुआ है। और आप देखिए कि जो बारिश की वजह से हैवी रेनफॉल और ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है उसको एक रीजन बताया गया। कोलंबो आप देखिए कि जो कोलंबिया के जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं साउथ लैटिन अमेरिका के अंदर में, तो जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे गिल्टी माना गया है कि उनके द्वारा विटनेस का जो टेम्परिंग है वो किया गया है। तो ये बेसिकली कोलंबिया के बारे में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे उसी के नियर बाई कंट्री वेनेजुएला के बारे में मेंशन है। वेनेजुएला के अंदर में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है मुद्रो, उनका अपोज है वो उनके द्वारा किया जाएगा। उनका री इलेक्शन का जो एनिवर्सरी है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये न्यूयॉर्क के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं है, एक इंसिडेंट है वहाँ का। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि वो आने वाले समय के अंदर में पैलेस्टाइन जो कम्युनिटीज़ हैं, जो पैलेस्टाइन जो एरिया है उसको स्टेटहुड है वो रिकॉग्नाइज करेंगे।
आप देखिए कि किसी भी कंट्री को स्टेटहुड मिलना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी कंट्री के द्वारा ऑब्जेक्ट ना किया जाए, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में 2/3 जो कंट्रीज हैं वो उस अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करें तो उनको जो नेशनहुड है, जो स्टेटहुड है, वो वहाँ पे ग्रांट होता है। अब पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग में है, कुछ दिनों पहले फ्रांस ने कहा था, बट यूके ने आप देखिए कि यहाँ पे एक कंडीशन रखा है, अगर इजराइल कमिट करता है कि उनके द्वारा गाजा के अंदर में ट्रूस कर लिया जाएगा, गाजा के अंदर में ह्यूमैनिटेरियन कोई भी वायलेंस नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे जो रिकॉग्नाइज है वो नहीं करेंगे। अगर नहीं किया गया तो वो पैलेस्टाइन को जो रिकॉग्नाइज है स्टेटहुड है वो वहाँ पे ग्रांट करेंगे। क्या इंडिया रिकॉग्नाइज करता है? इंडिया, चाइना, रसिया, सभी कंट्रीज है, मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा पैलेस्टीनियन कम्युनिटी है उसको रिकॉग्नाइज किया है। इंडिया का तो आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट रोल है, जब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बना था जिसने रिकॉग्नाइज किया था। यूनेस्को के अंदर में इनका फ्लैग होना चाहिए, यूएन का जो प्रीमाइस है वहाँ पे इनका फ्लैग लगे नॉन स्टेट एक्टर्स के रूप से। तो इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे पैलेस्टाइन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको एंडोर्स है वो किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।